अस्सलाम गाइस, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अब तक अच्छी जा रही होगी। फेडरल एक्साइज एक्ट हमारे सिलेबस के अंदर एक टॉपिक है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको मैंने आप लोगों से कहा था कि बेयर एक्ट से पढ़ना लाजमी है। इसी हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मैं फेडरल एक्साइज एक्ट का जो अमेंडेड है एस अप टू फाइनेंस एक्ट 2021 वो शेयर कर चुका था। So currently in this video I'm going to start with chapter 1. चैप्टर वन किसी भी एक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर उसका स्कोप और कुछ डेफिनेशंस बताई गई होती हैं। डेफिनेशंस बेसिकली किसी भी एक्ट के अंदर जो टर्म्स यूज़ होती हैं उनको डिफ़ाइन किया गया होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम वेरी फर्स्ट। हम देखते हैं कि इसमें कंटेंट्स आते हैं हमारे पास। फेडरल एक्साइज ड्यूटी के अंदर बेसिकली फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं और 49 सेक्शंस हैं और सब कुछ सब सेक्शंस भी हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकली देखें तो हमारे पास 49 सेक्शंस आते हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। लेकिन फर्स्ट शेड्यूल और 3 शेड्यूल जो है, थर्ड शेड्यूल जो है उसके अंदर अभी तक गुड्स और सर्विसेज प्रेजेंट है, लेकिन सेकंड शेड्यूल में और फोर्थ शेड्यूल जो है वो अब तकरीबन ओमिट हो चुका है। इनफैक्ट बिल्कुल ओमिट हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर कुछ लिस्ट प्रोवाइडेड थी जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 के आने के बाद वो ख़त्म हो चुकी है। तो इफ़ेक्टिवली हमारे पास सिर्फ 2 ही शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, हमारे पास टोटल 2 शेड्यूल्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट शेड्यूल में टेबल 1 और टेबल 2 है और लाइकवाइज थर्ड शेड्यूल में भी टेबल 1 और टेबल 2 है। फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है कि वो कौन से एक्साइजेबल गुड्स और सर्विसेज हैं कि जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है, और जो थर्ड शेड्यूल है वो हमें बताता है कि कौन से ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो कि एग्जाम्प्ट हैं फ्रॉम फेडरल एक्साइज ड्यूटी, बट प्रोवाइडेड सम कंडीशंस। कुछ कंडीशंस मीट अगर करते हैं वो गुड्स और सर्विसेज तो उनके ऊपर एग्जाम्पशंस हैं। तो चैप्टर 1 क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैप्टर 1 बेसिकली प्रिलिमिनरी है। उसके अंदर सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए डेफिनेशंस हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 को। चैप्टर 1 में हमारे पास सबसे पहले सेक्शन 1 आता है, जिसका टाइटल है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। ये कहता है कि दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, यानी कि इस एक्ट को हम फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 कहेंगे। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है। इट शेल कम इनटू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005। ये डेट आपको याद करने से ज़रूरी है कि एमसीक्यू कुछ सम ऑफ द एमसीक्यूज फेडरल एक्साइज एक्ट के ऊपर डेट्स पे भी आ जाते हैं। तो फर्स्ट डे ऑफ जुलाई 2005 जो है हमारे लिए रेलेवेंट है और उसको याद करना बहुत ईजी है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो हमारा स्टार्ट होता है टैक्सेशन में वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और एंड होता है 30 जून को। तो आपको यहाँ पे कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। इवन के साल 2005 भी इन केस क्वेश्चन आता है तो उसमें आई गेस होना चाहिए ऑलरेडी, अगर नहीं है तो 1 जुलाई 2005 आप लोगों को याद करना है, सिंपल। सेक्शन 2 हमें बताता है डेफिनेशंस के बारे में। इन दिस एक्ट अनलेस देर इज़ एनीथिंग रिपग्नेंट इन दिस सब्जेक्ट और कंटेक्स्ट। अब यहाँ से हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। Adjudicating authority means any authority competent to pass any order or decision under this act or the rules made thereunder, but does not include the board or appellate tribunal. Adjudicating authority का मतलब ये है कि कोई ऐसी अथॉरिटी हो जो कॉम्पिटेंट हो टू पास एनी ऑर्डर। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अंदर हमारे पास कमिश्नर आ सकते हैं, कमिश्नर अपील्स आ सकते हैं, या कोई ऐसा ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू का कि जिसके पास ये अथॉरिटी हो कि वो ऑर्डर पास कर सके या कोई डिसीजन ले सके अंडर दिस एक्ट। का मतलब है कि फेडरल एक्साइज एक्ट के अंदर। और द रूल्स मेड देयर अंडर का मतलब है कि फेडरल एक्साइज एक्ट के साथ साथ फेडरल एक्साइज रूल्स भी हैं 2005, जो प्रोमलगेट हुए थे 1 जुलाई 2005 से। सेम डेट है, ये एक्ट है और वो रूल्स हैं। तो अगर कुछ एक्ट या रूल्स के अंडर कोई ऑर्डर पास करने की किसी पास अथॉरिटी है तो वो कौन कहलाएगा, वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी कहलाएगा। नंबर 2 पे हमारे पास आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड ऑन गुड्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स फ्रॉम द अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेबल ऑन सच अदर गुड्स इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल कोई सप्लायर है तो उसने अपने रॉ मटेरियल के ऊपर जो इनपुट टैक्स या इनपुट ड्यूटी पे की है
तो वो उसको आउटपुट ड्यूटी से सेट ऑफ कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे डिडक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड का मतलब है कि ऑलरेडी जो अमाउंट पेड है वो क्लेम कर सकता है मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स। ठीक है, किस तरीके से? इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर, एक मैनर प्रिस्क्राइब किया है FBR ने और फेडरल एक्साइज एक्ट ने, उसके तहत एक एडजस्टमेंट जो है वो कर सकता है। कौन कर सकता है, किस तरीके से कर सकता है, उसके लिए एक अलग से सेक्शन है। यहाँ पे सिर्फ एडजस्टमेंट को डिफाइन किया गया है कि एडजस्टमेंट का मतलब है फेडरल एक्साइज एक्ट में कि एनी डिडक्शन of amount of duty paid on goods used in the manufacture or production of other goods from the amount of duty payable on such other goods in the prescribed manner। थर्ड पे हमारे पास आता है एपलेट ट्रिब्यूनल। मींस एपलेट ट्रिब्यूनल इनलैंड रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 130 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर सेक्शन 130 के ऊपर एपलेट ट्रिब्यूनल को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया। तो यहाँ पे उसने हमारे पास डेफिनेशन 3 ने सेक्शन 130 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को रेफ़र कर दिया है कि अगर आपको एपलेट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन देखनी है तो आप सेक्शन 130 पे जा सकते हैं फ्रॉम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है बोर्ड। बोर्ड मीन्स द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1924 and on the commencement of the Federal Board of Revenue Act 2007 the Federal Board of Revenue established under section 3 thereof। तो यहाँ पे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बारे में बताता है कि बोर्ड, अगर जहाँ भी बोर्ड का वर्ड यूज़ होगा, बोर्ड की टर्म यूज़ होगी, तो इसका मतलब है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट एंड द कमेंसमेंट ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 2000 द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 3 ऑफ देयरऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ बोर्ड का मतलब अगर इन सिंपल वर्ड्स देखें तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। डेफिनेशन 4A हमारे पास आती है चीफ कमिश्नर मींस पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो चीफ कमिश्नर का जो एक टर्म है यहाँ पे वो क्या डिफाइन करता है कि एनी पर्सन अपॉइंटेड एज चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 वर्ड का एडिशन होगा। चीफ कमिश्नर का मतलब है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। नंबर 5 पे हमारे पास आता है कमिश्नर। कमिश्नर मीन्स अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अगेन यहाँ पे कमिश्नर का मतलब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है अंडर सेक्शन 29। 6 पे हमारे पास आता है कन्वेयंस। कन्वेयंस मीन्स एनी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज फॉर कैरिंग गुड्स और पैसेंजर्स सच एज वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल और एनिमल। वेसल हम जो थ्रू शिप या सी वाटर के ज़रिए जो जारी होती हैं उसको वेसल कहते हैं, कश्ती को कहते हैं वेसल नॉर्मली। एयरक्राफ्ट बाय एयर, व्हीकल्स और एनिमल एक्सेट्रा। तो कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन हो जो कि गुड्स को या पैसेंजर को कैरी कर रहा हो जिसमें समुद्री रास्ता आ सकता है, जहाज़ भी आ सकते हैं, व्हीकल्स, एनिमल्स, तो उसको हम कन्वेंस कहेंगे। नंबर 7 पे हमारे पास आता है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज मींस सरचार्ज लेवाइड अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो है वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के ऊपर ही है। तो यहाँ पे उसने डिफ़ाइन करने के बजाय हमें रेफ़र कर दिया सेक्शन 8 की तरफ कि मींस सरचार्ज लेवाइड अंडर सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 के अंदर जो चीज़ लेवाए होगी, जो अमाउंट लेवाए होगा, उसको हम क्या कहेंगे? डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। नंबर 8 में हमारे पास आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर मींस अ पर्सन अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर इन और फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर सेल टू अ होलसेलर डीलर इन दैट एरिया। इसका मतलब है कि मीन्स अ पर्सन, यहाँ पे पर्सन का मतलब इंडिविजुअल भी हो सकता है या कंपनी भी हो सकता है। अपॉइंटेड बाय अ मैन्युफैक्चरर, उसको कौन अपॉइंट करेगा? मैन्युफैक्चरर। इन और फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया, किसी स्पेसिफाइड एरिया में या किसी स्पेसिफाइड एरिया के लिए। इन और फॉर, ठीक है। टू परचेज गुड्स फ्रॉम हिम फॉर अ सेल टू होलसेलर, मतलब मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर परचेज करेगा और वो आगे सेल करेगा किसको? होलसेलर को, होलसेल डीलर इन दैट एरिया। तो जिस एरिया के लिए या जिस एरिया में डिस्ट्रीब्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा, मैन्युफैक्चरर करेगा उसको अपॉइंट, वो आगे सप्लाई करेगा, सेल करेगा टू होलसेलर्स। नंबर 8A आता है ड्यू डेट। इन रिलेशन टू फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सेक्शन 4 मीन्स द 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द मंथ और सच अदर डेट एज द बोर्ड। देखें यहाँ पे अब बोर्ड, अब फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हर जगह इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ उसकी जो टर्मिनोलॉजी है
वो यूज़ होगी, दैट इज़ बोर्ड। तो जब भी बोर्ड का वर्ड यूज़ होगा तो हमें रिकॉल हो जाएगा कि बोर्ड का मीन्स होता है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश अंडर सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। तो इस तरीके से हमें आगे भी जो टर्म्स होंगी, तो जब हमें डेफिनेशन की जो टर्म्स याद होंगी तो वहाँ पे उसको रिकॉल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो कंटिन्यू करते हैं। ड्यू डेट इन रिलेशन टू फर्निशिंग अ रिटर्न अंडर सेक्शन 4 मीन्स द 15th डे ऑफ द मंथ फॉलोइंग द एंड ऑफ द मंथ और such other date as the board may by notification in the official gazette specify, and different dates may be specified for furnishing of different parts or annexures of the return। इसको नटशल में देखते हैं तो सिंपल ये कहता है कि हर मंथ के बाद जो नेक्स्ट मंथ की 15th डे है वो आपकी ड्यू डेट है। इट मीन्स कि आपको नेक्स्ट मंथ की फॉलोइंग मंथ की 15th डे तक अपना रिटर्न फाइल कर देना है। और कोई और डेट बोर्ड स्पेसिफाई कर सकता है, किस तरीके से? थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। बोर्ड जब भी कोई कम्युनिकेट करता है इस तरह के ऑफिशियल मैटर्स के ऊपर नोटिफाई करता है, वो किस तरीके से करता है? ऑफिशियल गैजेट के थ्रू। 8B में हमें बताता है ड्यूटेबल गुड्स मीन्स ऑल एक्साइजेबल गुड्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल एक्सेप्ट दोज विच आर एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट। ड्यूटेबल गुड्स का मतलब है कि जो भी गुड्स फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है उन तमाम गुड्स को हम ड्यूटेबल गुड्स कहेंगे, क्योंकि उनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। एक्सेप्ट दोज विच आर एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमें एग्जाम्पशंस के बारे में बताता है। तो यहाँ पे वो गुड्स जो कि एग्जाम्प्ट हैं उनको हम ड्यूटेबल गुड्स नहीं कहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे पास एनलिस्टेड हैं उनको हम ड्यूटेबल गुड्स कहेंगे। 8C में हमारे पास आता है ड्यूटेबल सप्लाई means a supply of dutiable goods made by a manufacturer other than a supply of goods which is exempt under section 16 of the act। यहाँ पे ड्यूटेबल सप्लाई के अंदर अगेन सप्लाई अगर आपने की है ड्यूटेबल गुड्स की तो बाय मैन्युफैक्चरर, अगर मैन्युफैक्चरर कर रहे हैं अदर देन अ सप्लाई ऑफ गुड्स विच इज़ एग्जाम्प्ट। अगेन बात वही है कि आपने अगर ड्यूटेबल गुड्स की सप्लाई अगर आप करते हैं तो वो ड्यूटेबल सप्लाई कहलाएगा, लेकिन जो गुड्स एग्जाम्प्ट हैं अंडर सेक्शन 16, और सेक्शन 16 हमें रेफ़र करता है थर्ड शेड्यूल की तरफ। तो थर्ड शेड्यूल में जो गुड्स इनलिस्टेड हैं और सेक्शन 16 जो हमें एग्जाम्पशन बताता है, उसके अलावा जो एक्सेसिबल गुड्स की सप्लाई होगी उसको हम ड्यूटेबल सप्लाई कहेंगे।